हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रत्याश संकट। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण अप्रत्याश संकट और संकट के प्रकार, सब चीज हमने डिस्कस की थी। और जिसका भी वीडियो अगर बाकी हो, किसी को देखना हो, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वहां से आपको जो वीडियो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं प्रत्याश संकट और उसके लिए हम पहले टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा प्रत्याश संकट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रत्याश संकट होता क्या है। प्रत्याश संकट ये होगा मिस की कोई भी दो चीजें टकरा रही होगी, तो टकराने के पहले मिस की संकट से पहले की दोनों की गतिज ऊर्जा और संकट के पश्चात मिस की संकट के बाद के दोनों की गतिज ऊर्जा अगर समान हो। ठीक है, संकट के पहले की गतिज ऊर्जा और संकट के बाद की दोनों की गतिज ऊर्जाओं का मान अगर समान हो तो उस प्रकार के संकट को हम क्या बोलेंगे? प्रत्याश संकट। ठीक है, उसके लिए अगर हम चित्र देखें तो चित्र में अगर बनाना हो तो चित्र में हम ऐसा बना सकते हैं कि जैसे कोई समतल है, समतल पर हम क्या कर रहे हैं, दो बॉल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एक बॉल हो गया, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1। ठीक है, और प्रारंभिक वेग में संकट से पहले का वेग, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं v1i। इसकी प्रारंभिक, फर्स्ट बॉल का प्रारंभिक वेग, और वो क्या कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, और इसी दिशा में क्या कर रहे हैं, जैसे मान लें कि यहाँ पे हमने एक दूसरा बॉल रखा हुआ है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2 और इसका प्रारंभिक वेग हम दर्शा देते हैं v2i। ठीक है, और इसको हमने कैसा माना हुआ है, स्थिर माना हुआ है, और स्थिर माना है तो इसका वेग का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, पहला बॉल इस दिशा में गति कर रहा है, दूसरा बॉल कैसा स्थिर है, तो ये बॉल जाके क्या कर रहा होगा, इससे टकराएगा। तो ये कौन सी स्थिति हो गई हमारे संकट के पहले की, ये स्थिति हो गई हमारी संकट के पहले की। ठीक है, और अब क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे बॉल जाके टकराएगा तो टकराने के बाद पहले वाले की जो वेग है उसमें परिवर्तन हो सकता है और दूसरे वाले के वेग में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम चित्र बनाए तो उसके लिए चित्र यहाँ बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं अब टकराने के बाद की अगर बात करें तो टकराने के बाद अगर ये बात करती है, 20 दिशा में गति कर रहा है और इसका द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो द्रव्यमान m1 रहेगा और वेग में परिवर्तन होगा तो उसको हम लिख लेते हैं v1f। मीन्स पहले बॉल का टकराने के पश्चात, संकट के पश्चात का अंतिम वेग। ठीक है, और उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं तो m2 और उसका वेग को हम दर्शा सकते हैं v2f। और ये भी क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं दिशा में गति करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें किसके लिए सूत्र निकालना है वो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अगर हम देखें तो प्रारंभिक वेग तो हमें पता है, तो टकराने के पश्चात दोनों का वेग क्या होगा वो अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हमें सूत्र निकालना है। मतलब हमें सूत्र किसके लिए निकालना है, v1f और v2f के लिए। इस टकराने के पश्चात दोनों का वेग अगर हमें ज्ञात करना तो उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम संकट के पश्चात। ठीक है, और मेन टारगेट हमारा क्या होगा, v1f और v2f। ये इसके लिए सूत्र निकालना है, ये याद रखना। ठीक है, चलो देखो, तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, जैसे लास्ट वाले में देखा था जिन्होंने अटेंड किया है, तो उसके लिए देखें तो उसके लिए रहेगा हमारा सबसे पहले हम यूज करेंगे संवेग संरक्षण का नियम। क्या रहेगा, संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग संरक्षण के नियम की अगर हम बात करें तो संवेग संरक्षण के नियम क्या होता है कि कोई भी घटना के पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इन दोनों का कुल संवेग और टकराने के बाद दोनों का कुल संवेग का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग के लिए अगर हमें पता है, संवेग को हम दर्शाते हैं P से, और P के लिए सूत्र होता है mv। ठीक है, संवेग को हम दर्शाते हैं P से और P के लिए सूत्र होता है हमारा mv। तो इसके लिए अगर हम लिखना हो तो इसके लिए अगर हम लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इसका सूत्र हो जाएगा प्रारंभिक संवेग तो m1 v1i प्लस m2 v2i इक्वल टू, ये दोनों का प्रारंभिक संवेग हो गया, प्लस इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, दोनों के अंतिम संवेग के बराबर। तो अंतिम संवेग m1 v1f प्लस m2 v2f। ठीक है, इतनी चीज क्लियर सबको। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, v2i का मान 0 है, तो इसका मान 0, 0 इंटू m2, 0 तो पूरा का पूरा स्टेट क्या आ जाएगा 0। तो अब इसके लिए सूत्र बनेगा हमारा m1
V1I इज इक्वल टू M1 V1F प्लस M2 V2F। इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देखो, एक स्टेप बता रहा हूँ, वो स्टेप तुम्हें याद रखना रहेगा। ठीक है, अभी लेने दो फिर कर देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम किसका करेंगे, दूसरी कंडीशन हमने क्या ली थी, दोनों का गतिज ऊर्जा का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वो लिख लेते हैं गतिज ऊर्जा के लिए, दूसरा लिखेंगे हम किसके लिए, गतिज ऊर्जा के लिए। ठीक है, और गतिज ऊर्जा के लिए हमने क्या माना हुआ है कि दोनों का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो गतिज ऊर्जा के लिए अगर हम यहाँ पे सूत्र लिखे तो क्या आ जाएगा, हाफ, पहले वाले के लिए हाफ m1। देखो यहाँ पे I और F में कंफ्यूज नहीं होना और सभी चीजें क्लियरली लिखना। कहीं पे I की जगह F और F की जगह I लिख दिया तो पूरा समीकरण गलत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में बहुत समीकरण बनेंगे तो वहाँ पे चीजें गलत होगी, पता भी नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ गलत हो रही है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान से और धीरे करना। ठीक है, तो हाफ m1 v1 I स्क्वायर, गति ऊर्जा के लिए सूत्र क्या आता है, गति ऊर्जा के लिए हमारा सूत्र होता है k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ m1 v1 I स्क्वायर प्लस इसकी गति ऊर्जा हाफ m2 v2 I स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसके लिए लिख देते हैं m हाफ m1 v1 f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f स्क्वायर। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें v2i का मान यहाँ पे होगा, v2i का मान 0, तो v2i का वर्ग करोगे तो भी 0, और 0 इंटू m2 0 इंटू तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0। और सभी में से 1/2 1/2 1/2 कॉमन निकाल के क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा m1। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा m1 v1 I स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और इधर क्या बचेगा m1 v1 f स्क्वायर प्लस m2, देखो सूत्र हो गया छोटा, बस इसी तरह से याद रखते जाना है, कुछ नहीं है, समीकरण है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, स्टेप याद रखो। पहले संवेग ले लेना, फिर गतिज ऊर्जा ले लेना, बस। ठीक है, और जो 0 है उसको 0 लिख दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो मैं एक स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ, वो स्टेप याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, फिर अपने आप डेरिवेशन हो जाएगा, अपने आप सब फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो फर्स्ट जो समीकरण है, पहले समीकरण को हम क्या करना है, V2F से, पहले समीकरण को V2F से गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो पूरे समीकरण को करना है, और उसको यहाँ पे रखते हैं, पहले समीकरण को V2F से गुणा करने पर, तो ये समीकरण हो गया, इसको V2F से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा m1 v1i इंटू v2f। अब सभी गुणा करोगे तो सभी के साथ करना पड़ेगा, और इधर हो जाएगा m1 v1f v2f प्लस m2 v2f। देखो v2f यहाँ ऑलरेडी है, तो v2f इंटू v2f, तो v2f का वर्ग। ठीक है, अब इस समीकरण से इस समीकरण को घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगा दो, तो हमारा एक नया सूत्र आ जाएगा, नया समीकरण आ जाएगा। तो उसके लिए अगर हम देखें तो दोनों में से निकाल लेते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ऊपर पहले वो समीकरण लिख देते हैं m1 v1i स्क्वायर माइनस m1 v1i v2f इक्वल टू, ठीक है, इसको लिखेंगे पहले m1 v1f स्क्वायर माइनस m1 v1f और v2f। और ये स्टेप क्यों किया, देखो यहाँ पता चल जाएगा, प्लस m2 v2f स्क्वायर माइनस m2 v2f स्क्वायर, दोनों क्या होगा यहाँ पे कैंसर। तो स्टेप हो गया और छोटा, देखो पहले अलग फॉर्मूला बनाया, फिर दोनों कंबाइन करके एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, हमारा समीकरण आ गया। ठीक है, इसके लिए ये स्टेप याद रखना है, पहले समीकरण को v2f से गुणा करके दूसरे में से घटा दो, और घटाओगे तो उतना चीज कट जाएगा, तो इसके लिए हमारा समीकरण और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, v1f और v2f को हम अलग अलग कर लेते हैं।
ठीक है। और देखो यहाँ से अगर हम देखें तो m1 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 कॉमन निकल सकता है, तो m1 कॉमन निकाल लो, तो इधर और छोटा हो जाएगा समीकरण v1i स्क्वायर माइनस v1i v2f। इधर से m1 कॉमन निकाल लो तो v1f स्क्वायर माइनस v1f v2f। ठीक है, और दोनों तरफ से m1 m1 कैंसिल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सूत्र क्या बचेगा, v1i स्क्वायर माइनस v1i v2f इज इक्वल टू v1f स्क्वायर माइनस v1f v2f। ठीक है, अब देखो स्क्वायर वाले को एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड कर लो। ठीक है, तो v2f हम यहाँ पे एक दोनों एक साइड हो जाएगा, और v1f स्क्वायर v1i स्क्वायर को एक साइड कर लो। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, v1i स्क्वायर और स्क्वायर इस साइड आएगा, प्लस से इस साइड आएगा तो माइनस v1f स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस उस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस v1i v2f माइनस v1f v2f। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं अपने आप पता चल जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर, मींस इसको क्या बोल सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो v1i माइनस v1f और v1i प्लस v1f हो गया, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, और इन दोनों में से अगर देखें तो v2f कॉमन, तो इधर क्या बचेगा v1i माइनस v1f और ये हो गया हमारा v2f। और देखो यहाँ से अब ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, v1i माइनस v1f v1i माइनस v1f, पूरा का पूरा स्टेप कैंसिल। तो बचेगा क्या हमारे लिए, v1i प्लस v1f इज इक्वल टू v2f। देखो v2f के लिए हमें सूत्र चाहिए था, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, हमें किस किस के लिए चाहिए था, v1f और v2f निकालना था, तो v2f के लिए हमें मिल गया समीकरण। ठीक है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब v2f का जो मान मिला है, v2f के मान को हम कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख लो या समीकरण 1 में रख दो, तो तुम्हें अपने आप फॉर्मूला मिल जाएगा जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए देखो थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा होगा, तो एक काम करेंगे, इतना सा आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, उसके बाद इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो कौन से समीकरण में रखना है, पहले समीकरण में रखना है, तो इसको रहने देते हैं, ये समीकरण यहीं पे है। तो v2f की जगह क्या रखना है, v1i प्लस v1f, ये रहा v2f, इसकी जगह क्या रखना है, v1i प्लस v1f। ठीक है, तो इसी समीकरण को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस। ठीक है, तो समीकरण देखो क्या बन रहा है, m1 v1i इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v2f। ठीक है, देखो ये समीकरण मैंने यही सेम इसी समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, और इसका मान कहाँ रखना है, इसके अंदर रखना है। v2f की जगह पे क्या रख सकते हैं, v1i प्लस v1f, तो समीकरण बनेगा हमारा m1 v1i इज इक्वल टू m1 v1f प्लस m2, और v2f की जगह क्या हो जाएगा, v1i प्लस v1f। ठीक है, काउंस ओपन कर लो। ठीक है, तो समीकरण हो जाएगा हमारा m1 v1i इज इक्वल टू m1 v1f, काउंस ओपन करोगे तो m2 v1i प्लस m2 v1f। ठीक है, देखो v1i वाले को v1f वाले को अलग अलग कर लो, v1i तो इसको इस साइड, और v1f। ठीक है, तो v1i वाले प्लस को इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा सूत्र बनेगा m1 v1i माइनस m2 v1i, ये वाला यहाँ पे आ गया, और इधर क्या बचेगा m1
V1F प्लस M2 V1F। ठीक है, दोनों में से V1I कॉमन निकाल सकते हैं और इसमें से V1F कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M1 माइनस M2, क्या कॉमन निकल गया V1I, और इधर में से अगर हम देखें तो क्या कॉमन निकल जाएगा V1F कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा M1 प्लस M2। फॉर्मूला हो जाएगा M1 प्लस M2 V1F। ठीक है, अब देखो ये गुणाकार में इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बनेगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और किससे मल्टीप्लाई करना है V1I, और इक्वल के इधर क्या बचा V1F। और हमें किसके लिए फॉर्मूला निकालना था V1F और V2F के लिए। तो देखो V1F के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया, इसके पहले का द्रव्यमान दे दे, दूसरे का द्रव्यमान दे दे और प्रारंभिक वेग दे दे, तो तुम निकाल सकते हो कि टकराने के बाद पहले का वेग कितना होगा। V1F का मतलब क्या था, पहले वाले का वेग टकराने के पश्चात का वेग। ठीक है, तो उसके लिए पहले का द्रव्यमान दे दे, दूसरे का द्रव्यमान दे दे और प्रारंभिक वेग दे दे, तो सबका मान रखोगे तो तुम्हें टकराने के पश्चात का वेग मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे के लिए अगर निकालना है, देखो V1F मिला, इसका मान रखेंगे वापस यहाँ पे। ठीक है, अब कहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर, इसके लिए ऊपर वाले को हम क्लियर कर देते हैं, ये तो नोट डाउन किया हुआ ही है। ठीक है, देखो तो क्या आ जाएगा V1I प्लस V1F इज इक्वल टू V2F। ठीक है, तो देखो तो ये हो गया यहाँ पे V1I प्लस V1F इज इक्वल टू V2F, इसको मिला देते हैं और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है V1F का मान मिल चुका है। V1F की जगह पे हम क्या रख सकते हैं M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 V1I। ठीक है, तो इसके लिए देखें तो V1I प्लस V1F की जगह पे हो जाएगा हमारा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और काउंस के बाद V1I इज इक्वल टू V2F। अब दोनों में से देखो V1I कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो V1I कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा हमारा 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और क्या कॉमन निकला V1I। ठीक है, तो इधर सूत्र हो जाएगा V2F। देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, लसा ले सकते हो, तो लसा के साथ इसका क्रॉस गुणाकार करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस ऊपर क्या है और M1 माइनस M2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 और काउंस के बाद V1I इज इक्वल टू V2F। यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस M2 माइनस M2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर M1 प्लस M1 2M1 और अपॉन में क्या बचेगा M1 प्लस M2। ठीक है, और इंटू में क्या बचेगा V1I इज इक्वल टू V2F। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टकराने के पश्चात दूसरे पोल का भी हम अंतिम वेग निकाल सकते हैं। उसके लिए भी देखो प्रारंभिक पहले का द्रव्यमान दे दे, दूसरे का द्रव्यमान दे दे, पहले का प्रारंभिक वेग दे दे, सबका मान मिल जाएगा। सबका मान रखोगे तो टकराने के पश्चात दूसरा बॉल कितने वेग से गति करेगा वो चीज भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ हमारी थ्योरी खत्म होती है। ठीक है, और इसके बाद अब देखो कंडीशन आएगी, पहले इतना नोट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके बाद परिस्थिति आएगी कि पहले का द्रव्यमान अगर ज्यादा हो दूसरे की तुलना में, दूसरे का द्रव्यमान ज्यादा हो पहले की तुलना में, दोनों का द्रव्यमान अगर समान हो अलग अलग हो, पहले का ज्यादा हो दूसरे का ज्यादा हो, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग 3 परिस्थिति होगी, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे होगे आप जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं देखे, जो फर्स्ट वाला संपूर्ण प्रत्याश या प्रत्याश संघट के प्रकारों के बारे में, तो देखो यहाँ से लिंक आपको मिल रही है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।
ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।